आवाज नहीं आ रही है सिम्पा? अब आ रही है? ओके सिम्पा, तो आपको मैं रेसिप्रोकल क्रॉस बताती हूँ। देखिए, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करवाया तो हमने बात की थी कि उन्होंने प्योर वेराइटीज ली थी। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि उन्होंने अपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या लिया, प्योर राउंड सीड लिया एंड प्योर रिंकल सीड लिया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने प्योर राउंड एंड प्योर रिंकल को यहाँ पे उनका यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद जो सबसे पहली जनरेशन आती है, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी है वो आपकी दोनों पेरेंट्स से मैच नहीं होता है। मतलब दोनों में से कोई एक पेरेंट से ही वो मैच कर रहा है, या तो इससे या तो इससे। इस केस में हमने क्या देखा कि सारी प्रोजेनी राउंड सीड आई, कोई भी प्रोजेनी रिंकल सीड नहीं आई है। तो अब देखो, उन्होंने टोटल कितनी वेराइटी सिलेक्ट की थी? 14 वेराइटी सिलेक्ट की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने ये सारी वेराइटीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक ही रिजल्ट पाया कि हमारे पास जो F1 जनरेशन है उनके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग मतलब एक ही पेरेंट से मैच हो रहे हैं, दोनों पेरेंट से मैच नहीं हो रहे। अब उनको लगा कि हो सकता है कि शायद ये कुछ सेक्स से लिंक हो। तो अब इसको इंश्योर करने के लिए कि पक्का यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि मतलब यहाँ पे दोनों पेरेंट के कोई करेक्टर मिक्स हो जाते हैं और हमें कुछ यहाँ पे बीच में मिल जाता है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे जो राउंड सीड था ये इन्होंने फीमेल से लिया था और रिंकल सीड मान लेते हैं ये इन्होंने मेल से लिया था। अब उन्होंने इसका रिवर्स कर दिया, मतलब ये जो राउंड सीड है ये इन्होंने यहाँ पे मेल से ले लिया और रिंकल सीड उन्होंने यहाँ पे फीमेल से ले लिया। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब यहाँ पे सेक्स को इंटरचेंज कर लेना। तो जब इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया तब भी उनको सेम रिजल्ट मिला। आप आगे जाके कुछ और जब जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे करेक्टर क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो वहां पे अगर हम सेक्स रिवर्स कर देते हैं ना तो हमें प्रोजेनी कुछ और ही मिलती है आपकी। लेकिन मेंडल के केस में ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने यहाँ पे सेक्स को इंटरचेंज करवाया, समझ में आ रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये नहीं होता F1 का पेरेंट के साथ, वो तो टेस्ट क्रॉस है, वो तो आज हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? तो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट में आपका रेसिप्रोकल क्रॉस भी करवाया था। लास्ट टाइम ये तो मैंने आपको करवाया भी था कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही ऑल्सो कंडक्टेड द रेसिप्रोकल क्रॉसेस इन वन क्रॉस। एक क्रॉस में वो क्या करवा रहे हैं, जो पोलन है। पोलन क्या होता है? मेल गैमेट होता है। कहाँ से लिया उन्होंने? ऐसे प्लांट से जिसका सीड कैसा है, राउंड सीड है। और सेकंड उन्होंने ऐसा क्रॉस करवाया जिसमें उन्होंने पोलन कहाँ से लिया, रिंकल सीड से लिया। और अब अगर वो रिंकल सीड से पोलन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एग कहाँ से लिया होगा, राउंड से लिया होगा। अगर पोलन वो राउंड से ले रहे हैं तो इट मीन्स मतलब हमारे पास दूसरा रिंकल से उन्होंने एग लिया होगा। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस। समझ आया असीमता और संदेश? यस मैम। ठीक है, तो प्लीज ये जो जितने भी हमारे पास क्रॉस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लास्ट टाइम आपका कर चुके थे। मैंने आपको करवाया था, मुझे याद नहीं आपको कितना लर्न है अब, लेकिन आगे करते हैं। आज हम आपके एनसीईआरटी करेंगे, इसमें मैंने आपको कहा था कि ये कंटेंट मैंने किसी और बुक से लिया है। तो आज यहाँ पे एनसीईआरटी का आपका पूरा कंटेंट भी रीड करेंगे और उसको स्टार्टिंग से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो मेंडल थे उन्होंने इनिशियली हमने बात की थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में कितनी वैरायटी सिलेक्ट की थी, 34 वैरायटी। और 34 के बाद उन्होंने यहाँ से 14 वैरायटीज को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के लिए उनको कितने साल लग गए, 2 साल का टाइम लगा। अब ध्यान रखना, प्लीज को समझने की कोशिश करना, उन्होंने 7 करेक्टर लिए थे, लेकिन जो ट्रेट है या वैरायटी बोल लो, एक ही बात है, वो उन्होंने यहाँ पे 14 ली थी। क्योंकि देखिए ट्रेट क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप मैंगो प्लांट की बात करते हो तो मैंगो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के मिलते हैं। कोई आम छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी किसी का साइज
फिर उनमें एक अचार वाला मैंगो होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैंगो होते हैं। तो है तो एक ही मैंगो, लेकिन उसकी वेराइटीज आ गई वो बहुत सारी। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो पी प्लांट है उसकी राउंड शेप है, तो ये अलग वैरायटी है। रिंकल शेप है, ये अलग वैरायटी है। येलो कलर का है, ये अलग वैरायटी है। तो जितने भी आप ये यहाँ पे ट्रेड देख पा रहे हो, ये सारी क्या है, वेराइटीज है। लेकिन जो करेक्टर है, 7 करेक्टर को उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था। तो कौन कौन से है? सीड की शेप, सीड का कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन और आपका स्टेम की हाइट। और जितने भी आप देख सकते हो, सीड का शेप राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। सीड का कलर, हाँ बिल्कुल, इसको आप फीचर भी बोल सकते हो। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ अ करेक्टर, हमें क्या वो अपीयर हो रहा है। उसके अलावा सीड का कलर येलो ग्रीन, एंड फ्लावर का कलर वायलेट या फिर व्हाइट हो गया। पॉट की शेप फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसी होती है, आपने देखी होगा, ऐसे रिजिस की फॉर्म में होता है, और ये पूरा आपका इसका स्टेट होता है इस तरीके से। पॉट कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। फ्लावर की जो पोजीशन है वो आपकी इधर एक्सिल हो सकती है, या फिर सारे टर्मिनल पर हो सकते हैं, उसके टिप पे हो सकते हैं। स्टेम की हाइट टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, 14 वेराइटीज को सिलेक्ट किया था। और इस बार नीट में इतना सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने कितने करेक्टर को स्टडी किया था, तो 7 करेक्टर थे। तो कई बार इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मेंडल है, ऐसे हम सारी बातें कर चुके हैं, उन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स अभी आगे आएगी वो सारी एनसीईआरटी की एनसीईआरटी का कंटेंट है, तो प्लीज वो आपको ध्यान से यहाँ पे सुनना है। तो यहाँ पे क्या बोला, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। आप सबको पता है कि 18th की ही बात है जब मेंडल ने काम किया था, लेकिन तब तक उनको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला, लोगों ने उसका बेनिफिट नहीं उठाया। लेकिन जब 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, वो उसको रीडिस्कवर करते हैं, उसके बाद ही जो मेंडल का वर्क है वो क्या होता है, काफी सारे लोग उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए 3 साइंटिस्ट के नाम क्या थे? अब तो काफी बार कर चुके हैं, ऐसे आगे भी आएगा, बट बताइए। जिन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के पेपर को, क्या क्या नाम है उनका? नहीं याद है? एक था हमारे पास ह्यूगो डी वराइस, और फिर हमारे पास थे वॉन टेस्मा, और थर्ड हमारे पास है आपके कॉल कॉलिस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट क्या किया था, मेंडल के पेपर को रीडिस्कवर किया था। तो ये देखिए हमारे पास ये जो ग्रीगर जॉन मेंडल है, उन्होंने क्या करवाए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाए थे गार्डन पी के ऊपर। तो ध्यान रखना कौन सा पी है, गार्डन पी। और इस पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम स्टाइवम। अच्छा ये बताइए उसकी फैमिली क्या होती है, कौन सी फैमिली है? प्लस वन में किया हुआ? फेबिएसी। फेबेसी फैमिली होती है, ठीक है। उसका करोला कैसा होता है, पैपिलियोनेशियस करोला होता है। अगर आप पढ़ोगे तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर आता है फेबेसी फैमिली का कि इनका करोला क्या होता है, पैपिलियोनेशियस, जिसमें सारे पेटल क्या होते हैं, आपके अनइक्वल होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको प्लस वन वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या 7 साल लगाए, कब से कब, 1856 से लेके 1863 तक। एंड क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं कि जो मेंडल का जो इन्वेस्टिगेशन था वो सक्सेसफुल क्यों रहा। मतलब नो डाउट कि हमें बाद में समझ आया, लेकिन जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके इतने एक्यूरेट रिजल्ट कैसे मिले। तो हमने बात की थी इनकी हिस्ट्री में कि जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की थी तो उसके बाद ये कहाँ गए थे, वियना में गए थे। और वियना में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे इन्होंने डिप्लोमा किए थे 2 साल के, जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स, बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, काफी कुछ इन्होंने स्टडी किया था। तो इन्होंने क्या काम किया, जो भी इनका इन्वेस्टिगेशन था, जो भी इनका काम था, उसमें इन्होंने मैथ्स यूज किया था, और कौन सा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिक्स।
तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स का यूज किया बायो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप देखो तो एक्चुअली इनका पूरा का पूरा जितना भी देखो, इनको ना क्रोमोसोम्स के बारे में पता था, कुछ इनको कुछ भी पता नहीं था। इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स ओनली मैथ्स का यूज करके ही सॉल्व कर दी। और सेकंड रीजन क्या था कि इनका जो भी रिजल्ट मिला उतना एक्यूरेट कैसे मिला, क्योंकि जो भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी वेराइटीज ली उसका सैम्पलिंग साइज क्या था, काफी ज्यादा लार्ज था। सैम्पलिंग साइज लार्ज होने का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में हमने किया था कि इन्होंने देखो कितने सीड कलेक्ट किए थे, 7,000 समथिंग थे ना आपके। तो इतने ज्यादा सीड कलेक्ट किए, बाद में उनको दोबारा ग्रो करवाया, दोबारा उसमें से सिलेक्ट किए। तो इनका जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से क्योंकि देखिए अगर एरर आने होते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लार्ज सैम्पलिंग साइज था, इसीलिए जो भी इनका रिजल्ट था उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। अभी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी, की जो भी आप हमें बता रहे हो वो क्या है कि वो पक्का ठीक है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो जो भी इन्होंने डेटा कलेक्ट किया उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, ग्रेटर थी। रीजन क्या है, क्योंकि सैम्पलिंग साइज क्या था, काफी ज्यादा लार्ज था। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज inferences from experiment on successive generation of his test plan prove that his result pointed to general rules of inheritance and rather than being unsubstantiated ideas। तो हमें बाद में जाकर पता चला कि जितने भी जो आप ये समझ लो कि एक जो बेसिक रूल होता ना इनहेरिटेंस को समझने के लिए, वो सारी चीजें जो मेंडल ने बताई थी वो सब कुछ क्या है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मेंडल का जो इन्वेस्टिगेशन था इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर, वो उन्होंने सबसे पहले दिया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज किया था। और क्या चीज यूज की थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और आपका मैथमेटिकल। अब इसके अलावा जो भी मेंडल ने जितने भी करेक्टर लिए, 7 करेक्टर लिए, तो 7 करेक्टर उन्होंने कैसे लिए, कॉन्ट्रास्टिंग। आप खुद ही सोचो कि अगर कोई भी चीजें सेम हो तो सेम को स्टडी करना, हमें उसमें कुछ चेंज आ रहे नहीं आ रहे कभी पता नहीं चलेगा। अगर हम कोई चीजें डिफरेंट ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ भी चेंज आ रहा है हमें इजिली वो विजिबल होगा। तो जो इन्होंने 7 करेक्टर लिए, हर एक करेक्टर का उन्होंने क्या लिया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया। जैसे आप देख सकते हो कि जो सीड शेप है उसके इन्होंने यहाँ पे दो दो ट्रेट लिए, कि यहाँ पे एक ले लिया राउंड सीड और सेकंड ले लिया आपका रिंकल। तो मेंडल ने इन्वेस्टिगेटेड क्या, करेक्टर को इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज द टू अपोजिंग ट्रेट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रेट लिखा है। ट्रेट क्या होता है, जो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है, दैट इज टॉल और ड्वार्फ, येलो और ग्रीन सीड। तो ये सारे कैसे करेक्टर हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, अपोजिंग ट्रेट है। इसके अलावा दिस अलाउड him to set up a basic framework of rules governing the inheritance, which was expanded on by the later scientists to account for all diverse nature observation and complexity inherent in them। अब आगे बात करते हैं कि ये भी हम सारी चीजें कर चुके हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे। तो सबसे पहले आपको पता है कि इन्होंने क्या काम किया था, प्योर वैरायटी को लिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये साफ साफ आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है कि जो भी हमारे पास जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यहाँ पे उनके एंथर्स को कट कर दिया। एंथर को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। जो भी फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट पे क्या किया फिर उन्होंने, उस पोलन ग्रेन को यहाँ पे यहाँ पे जो ये मेल पेरेंट है इसके एंथर कट करके और फीमेल पेरेंट के भी एंथर कट किए, और ये जो मेल पेरेंट है इसके एंथर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, सीड मिलेगा, और सीड को क्या करवाया, फिर उन्होंने सो करवाया। लास्ट टाइम हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास जो आपका सीड है उसकी शेप को देखने के लिए हमें यहाँ पे इसको सो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है सीड तो हमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही दिख जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा, उसके लिए हमें क्या करना, हमें आप को थोड़ा वेट करना पड़ा। तो मेंडल ने क्या कंडक्ट करवाया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट करवाया यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। तो ये भी हमने बात कर ली थी कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या होती है, कि जो जिसको हम प्योर बोल रहे हैं, अगर आप कम से कम उसको 3-4 बार या उससे उससे ज्यादा टाइम अगर आप उसकी ब्रीडिंग करवाते हो तो अगर वो सेम रिजल्ट दे, उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। तो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती है, इज वन दैट हैविंग अंडरगो कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आप कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो और वो क्या कर रहा है,
शो कर रहा है स्टेबल ट्रेट, मतलब वही ट्रेट को शो कर रहा है, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशन। अब ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटी को सिलेक्ट किया था एज अ पेयर, जो सिमिलर थे एक्सेप्ट फॉर द वन करेक्टर विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब आप ये समझ लो कि अगर हम पीछे की तरफ थोड़ा जाएं कि उन्होंने एक वैरायटी ऐसी ली जिसमें हमारे पास ये सब कुछ है, वहां मतलब सारे करेक्टर है, मतलब दो प्लांट लिए, उनमें एक प्लांट हमने लिया, इसको ऐसे समझते हैं, एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है। उस प्लांट ए का वायलेट कलर था, पॉट शेप फुल थी, ग्रीन था, फ्लावर पोजीशन एक्सियल थी, और यहाँ पे हाइट क्या थी, टॉल थी, लेकिन उसकी जो सीड का शेप उसका राउंड था। और जो प्लांट बी लिया, प्लांट बी में भी फ्लावर का कलर वायलेट था, फुल था, ग्रीन था, एक्सियल था, टॉल था, सारी चीजें सेम है, एक्सेप्ट उसका सीड की शेप कैसी है, रिंकल्ड है। तो उन्होंने जितने भी यहाँ पे ट्रेट लिए, जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने दोनों में सेम रखा। सोचो ये भी कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने इसको मेंटेन करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है कि दोनों में सेम है, जस्ट ओनली एक सिंगल ट्रेट डिफरेंट है। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करना कि जब उन्होंने सीड का कलर लिया तो ओनली उन्होंने यहाँ पे इस कलर को डिफरेंट रखा, बाकी दोनों मेल और फीमेल में बाकी जितने भी ट्रेट है वो आपके सेम रखे। समझ आ रही है चीजें? तो देखो यहाँ पे वही लिखा है जो ये हाईलाइट की गई है लाइन, कि मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी एज अ पेयर which were similar except for the one character with the contrasting trait। तो बाकी ट्रेट उन्होंने सारे सिमिलर रखे, जब वो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे ओनली एक सिंगल ट्रेट को उन्होंने क्या रखा, यहाँ पे डिफरेंट रखा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल बोलेंगे, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल सीड, येलो और द ग्रीन सीड, स्मूथ और द इन्फ्लेटेड पॉड, ग्रीन और येलो पॉड, और द टॉल और द ड्वार्फ प्लांट, जो भी अभी आपने यहाँ पे कैरेक्टर देखे। उसके बाद हम ये भी कर चुके हैं यहाँ पे। तो प्लीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा आपका डोमिनेटिंग है, कौन सा रिसेसिव है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये 7 करेक्टर थे जिसको उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मतलब इज नॉट अ करेक्टर दैट इज चूज बाय द मेंडल। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे पी प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पे इनकी सारी वही लिस्ट है जो भी आपने वहां पे देखी। ये वाला डायग्राम भी हम लास्ट टाइम कर ही चुके थे आपका, ठीक है। ये पूरा वही है कि जब हमें सीड मिल चुके हैं, सीड मिलने के बाद हम उनको सो करवाएंगे, उसके बाद ही क्या मिलेगा हमें, हमें ये नजर आएगा कि वो है क्या, एक्सेप्ट द सीड। अगर हम ओनली सीड की मोर्फोलॉजी को देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपको शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाइट देखना चाहते हो, फ्लावर का कलर देखना चाहते हो, पॉट शेप, एक्चुअली पॉट शेप भी चलो हमें नजर आई जाएगा, लेकिन अगले वाले जनरेशन में हमें अच्छी तरीके से नजर आएगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो आपका स्टेम की हाइट है, इन सब के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको शो करवाना पड़ेगा। तो हमें इनके एक्सपेरिमेंट से एक ही चीज पता चली थी कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती है। हमने बार बार इस लाइन पे फोकस किया था, ऐसे हमने दो चीजों पे फोकस किया था। एक हमने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, और सेकंड हमने ये बात की थी कि जो F1 जनरेशन है उसका जो फिनोटाइप है वो पेरेंट के फिनोटाइप से एकदम मैच हो रहा है, लेकिन दोनों पेरेंट से मैच नहीं होता है, एक ही पेरेंट से मैच होता है। तो ये देखिए आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जैसे उन्होंने यहाँ पे सिंपल पहले दिखाया है कि हमारे पास देखिए जो पेरेंट है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट लिया और यहाँ पे प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। तो अगेन प्योर टॉल का मतलब क्या है, अगर आप इसी टॉल प्लांट को बार बार यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो, उसके बाद भी वो टॉल ही प्लांट दे रहा है, इट मीन्स ये क्या है, प्योर है। और प्योर ड्वार्फ का मतलब भी वही है। जब उन्होंने प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद उनको जो सबसे पहली जनरेशन मिलती है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन को ही क्या बोलते हैं, फीलियल वन प्रोजेनी भी बोलते हैं, और इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। तो उनको सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले। अब आप देख सकते हो कि पेरेंट तो टॉल थे, ड्वार्फ थे, लेकिन अब उनको यहाँ पे बीच वाली वैल्यू नहीं मिली कि हमारे यहाँ पे ना बीच वाला मिल गया, ना तो टॉल है ना ड्वार्फ है, इनको यहाँ पे ओनली एक ही पेरेंट जैसा मिला, टॉल वाला। अब उसके बाद उन्होंने क्या काम करवाया, जो भी यहाँ से इनको सीड मिले उसके बाद उन्होंने उसको सो करवाया, और वहां पे उनकी क्या करवाई, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कि अब उन्होंने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उनको खुद ही छोड़ दिया। अब उन्होंने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई इमेस्कुलेशन नहीं किया, कोई बैगिंग कुछ नहीं किया। और जब यहाँ पे इनकी जनरेशन आती है, इसको बोलते हैं
सेकंड जनरेशन उसको बोलते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन। तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि हमें यहाँ पे टॉल प्लांट भी मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट भी मिल रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो, अब यहाँ पे ड्वार्फ कहाँ से आ गया? जो F1 जनरेशन थी यहाँ तो कोई भी ड्वार्फ नहीं था, लेकिन F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे उनमें ड्वार्फ जरूर था। तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि जो ट्रेट हमें फर्स्ट जनरेशन में नजर नहीं आया, वो ट्रेट हमें आपका सेकंड जनरेशन में यहाँ पे नजर आ गया। तो इससे इनको एक चीज तो पता चल गई है कि जब हमारे पास जो पहली जनरेशन थी आपकी, पहली बात तो ये प्योर नहीं है। अगर ये प्योर होती तो कभी भी यहाँ पे इनका बच्चा ये ड्वार्फ नहीं होता, ये सारे के सारे टॉल होते हैं। और एक चीज और कि ये जो ड्वार्फ, पहले इनको लगा था स्टार्टिंग में कि हो सकता है कि जब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है टॉल प्लांट है ना, इसमें ओनली इसी पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था, ड्वार्फ वाला यहाँ पे इसने यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से को ये भी पता चला कि अगर ड्वार्फ अगर अपना यहाँ पे कोई भी ट्रेट यहाँ पे दे नहीं रहा है, तो कभी भी वो यहाँ पे आपका F2 जनरेशन में शो होता ही नहीं। वो यहाँ पे था जरूर, लेकिन हमें वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया किसी न किसी रीजन की वजह से। समझ आ रही है चीजें? तो यहाँ पे अभी एक बार इसको रीड करते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो टॉपिक का नाम क्या है कि अभी हम यहाँ पे एक जीन कैसे इनहेरिट होती है, कैसे पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने इसके लिए कौन सा क्रॉस करवाया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट अस take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall or the dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. अब प्लीज ध्यान रखना, जब हम बात करें ना इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ओनली यहाँ पे हाइट का ही एग्जांपल दिया है, लेकिन इन्होंने सारे करेक्टर के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी आपके 7 करेक्टर हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, देखिए, ही कलेक्टेड द सीड, सी को कलेक्ट किया जो कहां से प्रोड्यूस हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, एंड ग्रू देम टू जनरेट द प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और इसी जनरेशन को बोलते हैं फीलियल वन प्रोजेनी और द F1 जनरेशन। ठीक है, अब मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन वर ड्वार्फ। मतलब जितने भी यहाँ पे F1 की प्रोजेनी आई वो किससे मैच कर रही है, ओनली वन पेरेंट से ही मैच कर रही है, इसी से मैच कर रही है, दोनों पेरेंट से मैच नहीं हो रही है। अब इसके लिए ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेट। तो वही बात की कि ये यहीं से सेटिस्फाई नहीं होगी कि बस ओनली मैंने टॉल कर दिया बस बात खत्म। जितने भी बाकी कैरेक्टर हैं हमारे पास, आपका पॉट शेप हो गया, फ्लावर कलर हो गया, सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, सबके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक ही चीज पाई कि जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आती है ना, वो एक ही पेरेंट से मैच करती है, दोनों पेरेंट से मैच नहीं करती है। तो एक्चुअली हमें यहीं से पता चल जाता है कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। ब्लेंडिंग समझते हो ना, मिक्स हो जाना। तो he made similar observation for other pair of trait. He found that F1 always resemble either one of the parent, मतलब एक ही पेरेंट से वो मैच कर रहा है, and and that the trait of other parent was not seen in them, मतलब F1 जनरेशन में हमें दोनों पेरेंट के ट्रेट नहीं देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, लेकिन F2 में हमें दोनों पेरेंट के ट्रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए आगे क्या है, अब यहाँ पे भी पूरा पैराग्राफ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। सो लेट अस अच्छा सॉरी ये तो हो गया, हाँ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अभी ये वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, अब उसके बाद मेंडल ने क्या काम किया, सेल्फ पॉलिनेट किया टॉल F1 प्लांट को। जितने भी हमारे पास F1 के प्लांट थे उनकी उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन फीलियल सेकंड जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन उनको क्या मिला, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। तो देखिए यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन लिखा गया है सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। प्लीज अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे एक प्लांट उनको यहाँ पे ड्वार्फ मिला और 3 उनको यहाँ पे टॉल मिल गए। प्लीज इस चीज को यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। लास्ट टाइम भी किया था कि ये रेशियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम यही मान के चलते हैं कि 3 टॉल मिले 1 ड्वार्फ मिला। तो यहाँ पे कुछ प्लांट कैसे मिले हमें, कुछ हमें यहाँ पे ड्वार्फ भी मिले। द करेक्टर that was not seen in the F1 generation। अब आप खुद सोचो, हमारे पास जो आपका F1 जनरेशन में नहीं, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ही नहीं हुआ था, अब वो यहाँ पे आके एक्सप्रेस हो गया F2 जनरेशन में।
अब यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन लिखा गया द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन समझते हो ना मैथ के अंदर क्या होगा, ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ, वो कितना है 1/4, मतलब 1/4 मतलब आपका 25% ऑफ द F2 प्लांट, जिसमें से आपकी 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वर टॉल। मतलब सिंपल सी बात है कि हमें जब हमने जितने भी आपके प्लांट काउंट किए, जब हमने उनकी या सीड काउंट किए, तो 75% प्लांट हमें टॉल मिले और 25% हमें कैसे मिले, आपके ड्वार्फ मिले। तो इसका प्रोपोर्शन निकाल के हम बता सकते हैं कि 3/4 हमें टॉल मिले हैं और 1/4 हमें ड्वार्फ मिले हैं। The tall and dwarf trait were identical to their parent type। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या चीज देखी कि जो F2 जनरेशन है उसमें टॉल और जो ड्वार्फ ट्रेट है वो सिमिलर, अब वो किससे मैच कर रहा है, अपने पेरेंटल टाइप से। और कौन सी पेरेंट से, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाले हमें इससे मैच हो रहे हैं जो हमें F1 में देखने को नहीं मिला था। तो इससे हमें साफ साफ क्या पता चलता है कि हमारे पास वो पेरेंटल टाइप के हमें यहाँ पे कोई एक तीसरी चीज देखने को नहीं मिल रही है, या तो टॉल ही मिल रहा है या फिर ड्वार्फ ही मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर इधर टॉल और ड्वार्फ, या तो टॉल ही होगा या ड्वार्फ ही होगा, बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट। समझ में आ रहा है आपको? अब उन्होंने सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन विद अदर ट्रेट दैट ही स्टडी। वही बात है कि उन्होंने सारी चीजें जितने भी बाकी करेक्टर लिए थे सबके लिए किया इन्होंने। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट was expressed in the F1 generation। F1 जनरेशन में हमेशा एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन वहां पे शो हो रहा है, लेकिन जो F2 स्टेज है वो दोनों के ट्रेट एक्सप्रेस कर रही है, और किस प्रपोर्शन में कर रही है, 3:1। तो यहाँ पे ये अगेन ये लास्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, contrasting trait did not show any blending at either F1 और the F2 stage। हमें ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी ना F1 में ना ही आपका F2 में। समझ में आ गया है? तो इस पूरी कहानी का हमारे पास सार यही है कि इसको प्लीज अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना कि ट्रेड कभी भी ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, ना F1 में ना आपका F2 में। और F1 में हमेशा क्या हो रहा है, जो मेंटल का इनहेरिटेंस है कि हमें उसमें एक ही पेरेंट का रिजल्ट मिल रहा है। आगे आप ऐसे लॉज भी पढ़ोगे कि जिसमें मतलब बहुत सारी हमारे पास इनहेरिटेंस ऐसी है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। बट अभी हम यहाँ पे नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल केस में क्या होगा, वो एक ही की तरह यहाँ पे शो होगा। तो ये सारी चीजें भी हम कर चुके हैं। अब एक चीज और, अब आज हम मानते हैं, आज तो हमें पता है कि जीन होती है, एलील होती है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला डेटा भी हमने देख लिया था, एक बार प्लीज इसको दोबारा देख लीजिए। उन्होंने राउंड सीड रिंगल सीड को लिया, F1 जनरेशन में सारे राउंड आए, फिर सेल्फिंग करवाई, और जब उन्होंने सीड को कलेक्ट किया तो उनको इतने सीड उनको मिले, जिसमें से हमारे पास 3/4 राउंड थे और 1/4 आपकी रिंकल सीड थे। अब सोचो मेंडल को नहीं पता था कि क्या जीन होता है और क्या एलील वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कहा कि कुछ हमारे पास समथिंग क्या है, बीइंग स्टेबल, कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टेबल चीज है जो क्या होता है, पास डाउन, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है और वो आपका चेंज नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो अगर वो चेंज होता, मतलब ब्लेंडिंग होती, तो उसमें क्या आता, कुछ ना कुछ हमें नई चीज देखने को मिलती, मतलब हमें टॉल और ड्वार्फ के अलावा कुछ और मिलता। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो है जो क्या है, स्टेबल है, पास डाउन, मतलब स्टेबली पास डाउन होता है, अनचेंज, चेंज नहीं होता, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसके थ्रू जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेट्स के थ्रू जाता है। ध्यान रखना, एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम आई थिंक पेंसपर्मिया थ्योरी, नहीं सॉरी पेंसपर्मिया नहीं, पैनीजेनेसिस थ्योरी है। एक मिनट, याद नहीं आ रहा, बट मैंने यहाँ पे डाली जरूर थी, मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी। हाँ सॉरी, इस थ्योरी का नाम है पैनजेनेसिस थ्योरी। पैनजेनेसिस थ्योरी पता क्या कहती थी, जब तक हमें मेंडल के बारे में नहीं पता था, कि एक जो बच्चा होता है ना, उसको बनाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हो कि जो सोमेटिक सेल होते हैं और प्लस जो जर्म सेल होते हैं, ये दोनों अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं दोनों से, और उसके बाद एक बेबी का जन्म होता है। मतलब
इस बेबी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सोमेटिक सेल और जर्म सेल दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, ये बताता है हम आपका पैनजेनेसिस थ्योरी। लेकिन जब हमारे पास मेंडल का इनहेरिटेंस है तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं होता है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं होती है। ब्लेंडिंग का जो जीन ब्लेंड होती है, मिक्स होती है, ये इनकरेक्ट है, ये भी मेंडल ने बताया था। और यहाँ पे क्या है, अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ देखो, हाँ पैंजेनेसिस वही बता दिया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये वही बात होगी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये क्या हो गई है, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। लेकिन उसका देखो जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या कहती है, ऑल सेल कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितने भी सेल है सबके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक जो बेबी बनाना है, एक जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके जर्म सेल में होती है। मतलब जर्म सेल ही डिसाइड करेंगे कि वो बच्चा क्या है। आपको सोचो आज हमने टेस्ट जो बेबी बना लिया है, क्या हम किसी ऑर्गेनिज्म से वो बोलते हैं अपना स्किन सेल दे दो, अपना स्लाइवा दे दो, या फिर कुछ भी अपनी बॉडी का कोई पार्ट दे दो, हम क्या बोलते हैं, बस हमें फीमेल से एग चाहिए और मेल से हमें स्पर्म चाहिए। इस स्पर्म और एग से ही हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हमें इस चीज के बारे में काफी अच्छा खासा आइडिया हो गया है कि एक जो बेबी को बनाने वाली सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे जर्म सेल में होती है, सोमेटिक सेल में नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमें मेंडल ने ही बताई थी। तो मेंडल ने वहां पे क्या कहा था कि कुछ क्या है, स्टेबल है, अनचेंज रहता है, जो आपका पेरेंट से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है। लेकिन किसके थ्रू पास होता है, गैमेट्स के थ्रू पास हो रहा है। और गैमेट्स कैसे बनते हैं आपको पता है, मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो यहाँ पे कहा गया, हाँ अब देखो उन्होंने क्या लिखा कि अनचेंज है और क्या होता है, पास स्टेबली पास हो रहा है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बट किसके थ्रू हो रहा है, गैमेट्स के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैमेट्स क्या होते हैं, हमेशा आपके जर्म सेल होते हैं, सोमेटिक सेल नहीं होते हैं ओवर द सक्सेसिव जनरेशन। अब सोचो उन्होंने इस चीज को क्या, इन्होंने बोल दिया कि फैक्टर है, बस एक नाम दे दिया, सिंपल सी बात है। इन्होंने बोल दिया कि जो भी पास हो रहा है ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम नाम देते हैं कि वो फैक्टर है। लेकिन आज हम इस फैक्टर को नाम देते हैं जीन का। तो जीन को मेंडल ने कहा था फैक्टर। तो जीन ही क्या होती है, यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, मतलब जीन ही वो पार्ट होता है जो आपका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और उन्हीं के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो देखो यहाँ पर भी क्या लिखा है, ट्रेट लिखा है, करेक्टर वर्ड यूज नहीं किया गया है कि हम हमारी बॉडी में जो भी कुछ दिख रहा है, कैसे कैसा हमारा कलर है, हाइट कैसी है, छोटी है बड़ी है, हेयर कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीजें कौन कंटेन कर रहे हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन के पास होती है। तो जीन क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, उसे कहते हैं एलील। तो ये भी हम कर ही चुके हैं कि ये हमारे पास जो जीन है इसकी वैरायटी हो सकती है बहुत ज्यादा। मतलब क्या है कि हमारे पास जीन एक्सप्रेस होके किसी की हाइट टॉल कर सकती है, किसी हाइट की हाइट ड्वार्फ भी कर सकती है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, इसी को बोलते हैं एलील बोलते हैं। तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। दे स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ही होगी ना, डिफरेंट फॉर्म होगी, मतलब एक टॉल बना दिया, एक को ड्वार्फ बना दिया। तो यहाँ पे सारी चीजें वो लिखी गई कि जो हम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वर्ड यूज करते हैं, ये आपको कैसे करते हैं, इसको भी यहाँ पे समझेंगे। एक बार जस्ट हम यहाँ पे पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, इफ यू यूज अल्फाबेटिकली सिंबल फॉर द ईजी। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली मान लें, चलो इसको यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझते हैं इसको, या रेडी कर लेते हैं, 2 मिनट रह गए उसके बाद फिर फिगर के थ्रू समझाऊंगी। जैसे आपको क्या बोल रहा है, इफ वी यूज अल्फाबेटिकली सिंबल फॉर ई जीन, जितने भी जीन है अगर हम उस सबको क्या करें, अल्फाबेटिकली सिंबल दे दें। और ध्यान रखना, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कैपिटल लेटर मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसको देंगे जो F1 जनरेशन में आपका एक्सप्रेस हो रहा है। और जो आपका F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको हम स्मॉल सिंबल देंगे, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। सिंपल सी बात है। अभी हमें डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इसमें मेंडल ने इसको इस तरीके से किया। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करते हैं फॉर ईच जीन,
देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेड। किस ट्रेड को हम कैपिटल लेटर देंगे? जो कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, आपका F1 स्टेज में जाके एक्सप्रेस हो रहा है। और स्मॉल अल्फाबेट किसको देंगे? फॉर द अदर ट्रेड, मतलब जो वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है लेकिन पेरेंट में वो जरूर था। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ करेक्टर ऑफ हाइट, मान लेते हैं एक करेक्टर है हाइट का। आप देखो हाइट क्या है? एक करेक्टर है। तो मान लेते हैं कि हमने एक सिंबल दे दिया, अल्फाबेटिकल सिंबल दे दिया कैपिटल T। किसके लिए यूज है? फॉर द टॉल ट्रेट। टॉल हाइट क्या है? एक ट्रेट है। एंड स्मॉल टी दे दिया ड्वार्फ के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज होगा, हमने टॉल को कैपिटल T और ड्वार्फ को स्मॉल टी क्यों दिया? क्योंकि अभी जब हमने वहां पे क्रॉस करवाया था, हमने क्या देखा था? F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट टॉल नजर आए थे, ड्वार्फ नजर नहीं आया था। तो जो F1 में शो हो रहा है उसको हमने कैपिटल T सिंबल दे दिया। एंड यहाँ पे सो कैपिटल T एंड स्मॉल t क्या होगी? एलील होगी ईच अदर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास ये कैपिटल T है, ये हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म की हाइट को टॉल करती है, और जो स्मॉल t है उनकी हाइट को ये ड्वार्फ बना देती है। तो ये जीन ही तो थी यहाँ पे। जीन हमें कैरेक्टर के बारे में बताता है, लेकिन उस जीन का एक्सप्रेशन हमें ट्रेट के बारे में बताता है, मतलब जो एलील होती है।